नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूँ। बहुत दिनों बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ हैं, अपना ख़्याल रख रहे हैं। आज हम फ़ाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग होता क्या है? इसके अंदर में क्या-क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह से इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है? चलिए इन सबको समझते हैं हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्सेल फाइल है जहाँ पर हमने कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। उसके पहले हम कैपिटल बजटिंग को समझ लेते हैं। तो कैपिटल बजटिंग का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना है, तो क्या वो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मान लीजिए कि आपको कोई नया इक्विपमेंट खरीदना है, मशीन खरीदना है और उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपको पता है कि वो 5 साल तक चलेगा। तो क्या वो मशीन 5 साल के बाद आपको वो आउटपुट देगी? क्या आपको वो कैश फ्लो देगी जो आपको दरकार है? क्या वो एक फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट डिसीजन है या नहीं है? इन सब का आंसर हम कैपिटल बजटिंग के थ्रू पता लगा सकते हैं। तो कैपिटल बजटिंग में कुछ फ़ॉर्मूलाज़ होता है। यहाँ पर सब फ़ॉर्मूलाज़ लिखे गए हैं, बट मैं शुरुआत करना चाहूँगा प्रॉब्लम से। पहले एक प्रॉब्लम्स को समझते हैं कि किस टाइप के रियल लाइफ़ सिचुएशंस हो सकते हैं, क्या सिनेरियो हो सकता है और उसमें हम जो भी हमारे चैलेंजेज़ हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने होंगे, उसको कैसे हम ले सकते हैं। अब चलते हैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करके और इसको समझते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। A company is considering an investment proposal to install new milling controls at a cost of 50,000. The facility has a life expectancy of 5 years and no salvage value. The tax rate is 35%. Assume the firm uses straight line depreciation and the same is allowed for tax purposes. The estimated cash flow before depreciation and tax from the investment proposal are as follows। यानी कि ये सब कुछ फाइंड आउट करना है आपको। क्या फाइंड आउट करना है? पे बैक पीरियड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू एट 10% discount rate and the profitability index at 10% डिस्काउंट। यहाँ पर ईयर दिया गया है और यहाँ पर कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिए गए। तो यानी कि क्वेश्चन ये बता रहा है कि हम हमें एक न्यू मिलिंग कंट्रोल इंस्टॉल करना है जिसका जिसका जो खर्चा है वो 50,000 है और वो 5 साल तक उसका लाइफ है उस मिलिंग कंट्रोल का। यहाँ पर जो टैक्स रेट दिया वो 35% है, मतलब 35% के टैक्स कटेंगे जो भी अपने प्रॉफिट अर्न करेंगे उससे। और यहाँ पर ईयर्स दिए गए हैं और यहाँ पर कैश फ्लो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिए गए हैं और हमें पूछा गया है ये सब सवाल। यानी कि क्या हमें न्यू मिलिंग कंट्रोल इंस्टॉल करना चाहिए? क्या ये प्रॉफिटेबल प्रपोजल है या नहीं है? क्या इसे हम एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें? चलिए हम आंसर के ज़रिए इसे पता लगाते हैं कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें आप याद रखिए, जब भी आपको जो इनिशियल आपने पैसे लगाए हैं वो होता है आउटफ्लो, मतलब वो उतने पैसे जाएंगे आपके। तो वो कितने हैं? वो 50,000 है। इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कितना है? 50,000 और उसे हम कहते हैं जीरो वैल्यू आउटफ्लो। क्या? जीरो वैल्यू आउटफ्लो। चाहिए तो आप लिख लीजिए, ये जीरो वैल्यू आउटफ्लो ये है 50,000। अब इसके बाद हम पता लगाएंगे डेप्रिसिएशन और यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट तौर पे लिखा है कि स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड यूज करें। तो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड यानी कि हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला है उसका। ओरिजिनल कॉस्ट, आपका जो ओरिजिनल कॉस्ट होगा माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम में 50,000 है माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चंस में दिए नहीं है तो मैं एज्यूम करूंगा जीरो। अगर दिया है तो आप लिख लीजिए जितना भी वैल्यू रहेगा, डिवाइडेड बाय आप कितने साल तक इसका लाइफ है। तो 5 ईयर्स तक है तो डिवाइड बाय 5 कर दीजिए। जो आंसर हमें मिला वो है 10,000 रुपीज। ठीक है, 10,000 हो गया डेप्रिसिएशन कॉस्ट। यहां तक हमें समझा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम फाइंड आउट करेंगे ARR।
मतलब एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, मुझे इस इन्वेस्टमेंट से कितना रिटर्न मिल सकता है, ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न मिल सकता है। आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ये सोचते तो जरूर है ना कि मुझे इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स कितने मिलेंगे। एफडी करेंगे तो कितना परसेंट रिटर्न मिलेगा, आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो कितना परसेंट मिलेगा। वैसे ही यहाँ पर अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, न्यू मशीन इंस्टॉल कर रहा है, तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, इसे हम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर ईयर्स दिए गए हैं, हमने लिख दिए जितने भी ईयर्स दिए थे इस क्वेश्चंस में। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसे हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर उसके बाद हमने प्रॉफिट्स लिख दिए। ये प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स है, तो इन सबको हमने लिख दिया है, इन सबका टोटल कर दिया है। और क्यूमुलेटिव हम बताते हैं क्यूमुलेटिव को जरूरत क्या है यहाँ पे। तो अब आते हैं एआरआर के फॉर्मूला पे। तो एआरआर का फॉर्मूला है एवरेज, तुम्हारा जो एवरेज प्रॉफिट है उसको डिवाइड कर दो तुम्हारा जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है। एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखा है ए आर आर इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, जिसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। सिंस ये मुझे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनटू 100 हो जाएगा। तो ठीक है, एवरेज कैसे आता है, एवरेज तो आप सब ने बचपन से ही पढ़ा होगा। एवरेज कैसे निकालते हैं, 10 लोग हैं तो 10 लोगों की हाइट दी गई है और पूछा गया है कि उनका एवरेज निकालो। तो आप सबको ऐड करोगे और डिवाइड बाय 10 करोगे, सबके हाइट्स को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 10 कर दो, तो वो हो गया एवरेज हाइट। इसी तरह प्रॉफिट, प्रॉफिट का एवरेज बोला है तो 5 ईयर्स के प्रॉफिट दिए गए हैं, सबको लिखो, डिवाइड बाय 5 कर दो, आपको मिल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। ये हो गया। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट तो दिए गए हैं इसके अंदर में, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट क्या है, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 50,000 है। तो 50,000 को डिवाइड कर दो 13461 जो एवरेज आता है। और फिर आप देख सकते हैं इसका जो परसेंटेज आया वो 26.92 है, यानी कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हमारा 26.92% है। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं पे बैक पीरियड। मतलब ये इन्वेस्टमेंट, आपने जितना इन्वेस्ट किया उतने पैसे आपको कब तक रिटर्न मिलेंगे, इस इन्वेस्टमेंट से उतने पैसे कब तक रिटर्न मिलेंगे। तो वो पता लगाने के लिए हम पे बैक पीरियड पता लगाते हैं। पे बैक पीरियड का फॉर्मूला है इस तरह से कि कितने दिन लगेंगे कि आपका वो इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्ट किया उतने पैसे तो एटलीस्ट आपको मिल जाए। तो इन 5 साल में आप देख सकते हैं हमने क्यूमुलेटिव प्रॉफिट यूज किया है यहाँ पर इसको पता लगाने के लिए। तो क्यूमुलेटिव प्रॉफिट में हमेशा क्या करेंगे आप, यहाँ पर 10,000 लिख दीजिए, फिर इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 10,000 प्लस 10,692, तो आपको मिलेगा 20,000। फिर 20,000 को 1276 से ऐड कर दीजिए तो 33,000। ये बोलता क्या है, इसका मतलब है कि 33,000, आप थर्ड ईयर में 33,000 है, मतलब फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर तक जाऊं तो टोटल जो सम होगा वो है 33,000। तो वही यहाँ पर दर्शाया गया है। लास्ट में है 46,000, 46,923। इस तरह से हमने क्यूमुलेटिव प्रॉफिट्स को पता लगाया। आप नीचे जाएंगे वापस से क्यूमुलेटिव, इसको मैं ट्रैक करता हूँ तो 67308 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया, 50,000। 50,000 इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि 50,000 पे बैक पीरियड क्या है आपका 46, और यहाँ पे 67 आ रहा है, तो 67 यानी कि 50,000 को क्रॉस कर रहा है, 50,000 से ज्यादा है। यानी कि आपने 4 साल तो 4 साल हो गया 46,923, प्लस इसमें कुछ वैल्यू रहेगा, यानी कि 50,000 से आप जब माइनस करोगे तो जो वैल्यू बचेगा, जो बचेगा वो हो गया आपका, उतना पैसा बचा है आपको फिफ्थ ईयर में एज अ पे बैक मिलना। तो फिफ्थ ईयर में, जैसे यहाँ पर 4 ईयर्स तो आप समझ गए, 4 साल लगेगा, 46। फिर इसके बाद जो पांचवा साल रहेगा वो कितना दिन रहेगा, दिन कैलकुलेट करना है। तो 50,000 जो मेरा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट था उसको मैं माइनस कर दूंगा, मैंने जितना पे बैक मिल गया 46,923, जितने पैसे हमारे पास आ गए 46 इतने कर दिया माइनस, तो आया 3077। इसको जब मैं डिवाइड करूंगा 20,385 से, तो मुझे जो वैल्यू मिलेगा वो जो भी मिलेगा उसको मल्टीप्लाई कर दो 365 डेज से, यानी कि फिर आपको पता चलेगा 55 डेज, यानी कि 4 ईयर्स 55 डेज। अगर ये बात समझी नहीं तो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूंगा आपके लिए। मान लीजिए कि आपने अपने दोस्त से उधार लिया है, आप 500 रुपया कमाते, 500 रुपया आप कमाते हो, पर आपने दोस्त से उधार लिया 100 रुपया और आपने बोला है कि मैं जल्दी ही जल्दी चुका दूंगा।
आपका मंथली इनकम कितना है? 500 रुपीज। और आपने जो दोस्त से कुछ उधार लिया है वो है 100 रुपया। यानी कि आप मान लीजिए 365 दिन में एक दिन में कितना कमाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 365 डेज से डिवाइड करता हूँ, यानी कि 1.36 एक दिन में कमाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, 100 रुपये, 100 रुपये आपने लोन लिया, डिवाइडेड बाय 500, डिवाइडेड बाय 500 जितना आपके पास मंथली इनकम आता है, फिर उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 365 डेज, राइट। तो यानी कि आप 73 डेज में इसको चुकाएंगे। 73 डेज में आप 100 रुपए, 100 रुपए का जो लोन लिया है अपने दोस्तों को चुका देंगे, जो जिससे भी आपने उधार लिया है। यानी कि 1.36 को अगर मैं 73 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर आता है 100। यानी कि आपको 73 डेज लगेगा ये 100 रुपीज, जो आप 500 रुपीज मंथली, ये माफ कीजिएगा, ये साल का है। इसे मैं ईयरली लिखता हूँ, मतलब ये आपका ईयरली इनकम है। ठीक है, ये आपका ईयरली इनकम है। और ये आपने लोन ले लिया 100। ठीक है, तो यानी कि आप 100 रुपीज चुका देंगे 73 डेज में। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ गया होगा। तो 4 साल और 55 दिन में हमने ये पैसा मिल जाना है। अब आते हैं एनपीवी। एनपीवी मेथड होता क्या है, उसके पहले एमपीवी का मतलब समझते हैं। आपको अगर कोई ऐसा जॉब ऑफर मिला जहां पर ये कहा गया कि मैं आपको 12 लाख रुपए पूरे ईयर में एज अ सीटीसी दूंगा, और वो 3 साल के लिए रहेगा, वो 3 साल के लिए रहेगा। आपका अभी इनकम है 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए आप एनुअल सीटीसी कमाते हैं, राइट। एनुअल सीटीसी आपका इतना है, आपको ऑफर मिला है 12 लाख रुपए का। तो उनका कंडीशन है कि 3 साल तक आपका कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, 3 साल तक आपका स्टेबल रहेगा। तो क्या आप जो 12 लाख आज कमा रहे हैं उसका वैल्यू 3 साल बाद भी वही रहेगा क्या? नहीं, 3 साल बाद उसका वैल्यू तो चेंज होगा ना। तो आप ऐसे कंपनी में जाएंगे जहां पे एटलीस्ट आपको इंक्रीमेंटल वैल्यू तो मिले, आपको कुछ उस पे एवरी ईयर कुछ ना कुछ तो आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अप्रेजल हो, तब आप उस कंपनी में रहना चाहेंगे और आपका वैल्यू एक्चुअली बढ़ रहा है। एनपीवी के केस में क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू के केस में, नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी कि यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 5 साल बाद हम सोच रहे हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट से कोई पैसा मिलेगा, राइट। हमने 50,000 रुपया लगाया, हमें कुछ ये आउटपुट मिलेगा, यानी प्रॉफिट्स मिलेंगे। 5 साल बाद हमें कितना मिलेगा, मतलब इस इन्वेस्टमेंट से एज ए रिटर्न, तो एनपीवी वो हमें बता देता है। पर एनपीवी ये बताता है कि प्रेजेंट वैल्यू कितना है। मतलब 5 साल जो हुआ, मतलब 5वें साल लेट से कि उसका वैल्यू 10 लाख रुपए है 5 साल बाद, पर आज के दिन उसका वैल्यू कितना है? आज के दिन उसका वैल्यू जो भी रहेगा हम नेट प्रेजेंट वैल्यू से पता लगाएंगे। जैसे कि आप अगर इंटरेस्ट रेट करते हैं, इंटरेस्ट रेट पता लगाते हैं कि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिला, तो आप क्या करते हैं, उस पे ऐड करते हैं। मान लीजिए 100 रुपए पे 7% इंटरेस्ट रेट हुआ, राइट, 7% आपका इंटरेस्ट रेट हुआ। तो 100 + 100 × 7%, तो यानी कि टोटल आपको इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल जो भी अमाउंट है वो हो गया। बट जब आप इसको रिवर्स करते हैं ना, तो आप जो 7% है ना उसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे। जब आप रिवर्स आएंगे, मतलब आज के दिन फ्यूचर का पैसा आप देख रहे हैं कि फ्यूचर में जो पैसा मुझे मिलेगा उसका आज का प्रेजेंट का वैल्यू कितना है। ठीक है, क्योंकि वैल्यू बढ़ता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि 12 लाख रुपए आज जो है वो बढ़ जाएगा फ्यूचर में, यूजुअली बढ़ जाना चाहिए। तो जो बढ़ेगा वैल्यू, आज वैल्यू तो 12 लाख है ना, 3 साल बाद उसका वैल्यू हो सकता है 13 लाख हो, 4 लाख, 13 लाख हो, 15 लाख हो, बट आज वैल्यू तो 12 लाख है। तो आज का वैल्यू पता लगाते हैं हम नेट प्रेजेंट वैल्यू से। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए कि नेट प्रेजेंट वैल्यू में आपके पास जो भी ईयर्स लिखे हैं वो ईयर्स आप लिख लीजिए। ठीक है, ईयर्स क्या है, 1 2 3 4 5। एक फॉर्मूला अगर आपको ये पता है, मुझे उम्मीद है कि आपने ये अपने अकाउंट्स में किए होंगे ये। तो जहां पर प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, राइट, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है पीबीडीटी।
तो इसमें से मुझे क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन निकालूंगा। तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए मैं डी माइनस करूंगा। तो जब डी माइनस करूंगा, जो वैल्यू आया वो आएगा मेरे को पीबीटी, मतलब उसमें टी रहेगा। टी एलिमेंट को भी मैं माइनस कर देता हूँ, या टी यानी कि टैक्स, तो आता है एनपीएटी। एनपीएटी में मैंने अगर ऐड कर दिया डेप्रिसिएशन, अच्छा मैंने ऐड क्यों किया यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट क्यों किया? देखो ऑन द बुक डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन जो होता है वो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, बट एक्चुअली आपके अकाउंट से तो कोई पैसे गए नहीं ना, आपके अकाउंट में तो पैसे हैं। डेप्रिसिएशन आप सिर्फ बुक्स में माइनस करते हो। तो वही इनफ्लो के लिए क्या करोगे, एनपीएटी प्लस डेप्रिसिएशन करोगे, तो वो हो गया आपका इनफ्लो, यानी कि इतना प्रॉफिट आपको आना है। ठीक है, इनफ्लो समझ गया। फिर इसको क्या करोगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर होता है। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को मैं एक बार समझा देना चाहूंगा आपको। सी प्रेजेंट वैल्यू, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू क्या होता है, मतलब आज के दिन उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है वो हम पता लगाते हैं प्रेजेंट वैल्यू से। तो प्रेजेंट वैल्यू को पता लगाने के लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यूज करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आप जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आगे जाते हैं, मतलब फ्यूचर में पता लगाते हैं कि मेरे को, मुझे एक साल बाद रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, तो आप कोई भी चीज को मल्टीप्लाई कर, मतलब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता चलता है कि कितना होगा। बट वही जब आप रेट ऑफ रिटर्न फ्यूचर का प्रेजेंट में निकालते हैं, तो आप उसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि सपोज मैं मानता हूं कि 10% मेरा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है। तो मैं क्या करूंगा, पहले साल का 1 डिवाइडेड बाय 1.10, यानी कि 1.10, जैसे 1 प्लस आर, जो आर है ना, तो आर मेरा रेट ऑफ रिटर्न है, तो 1 मतलब 100% हुआ, मतलब वो परसेंटेज में है तो इसीलिए 110% हुआ। तो 110% कितना होता है, 1.1। वही अगर इसकी जगह 5% होता है, 1.05। वही इसकी जगह अगर लेट्स से 2%, ये 2% होता तो 1.02 होता, डिवाइड करते हैं। 10% होता है तो है 1.10, 5% होता है तो 1.05, और 50% होता तो 1.50 होता। ठीक है, यहां तक समझ गया। नेक्स्ट स्टेप में जो प्रिसीडिंग नंबर आया ना आपके पास, जो फैक्टर से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आया उसको डिवाइड कर दीजिए 1.1 से। फिर जो भी वैल्यू आया उसको डिवाइड कर दीजिए 1.1 से, तो आपको थर्ड ईयर का मिलेगा। और यही चीज जितने ईयर दिए गए हैं उतने ईयर्स के लिए आप रिपीट करेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ गया। तो अब हम समझते हैं कि ये एनपीवी फाइंड कैसे करते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स आपको क्वेश्चंस में दिए गए हैं, आपको लेना है और लिखना है। डेप्रिसिएशन हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया है, उसे लीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए माइनस साइन, इसलिए क्योंकि हमें उसे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि 10,000 माइनस 10,000 जीरो होगा, 10,692 माइनस 10,692 होगा। इस तरह से आप सॉल्व कर दीजिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब टैक्स का एलिमेंट है तो टैक्स माइनस कर दीजिए। यहाँ पे टैक्स दिया गया था क्वेश्चन में 35%, तो हमने क्या किया, जो भी ये वैल्यू मिला इसको 35% से मल्टीप्लाई किया हमने। 692 को 35% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 242 आता है, और माइनस इसलिए क्योंकि मुझे उसे सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास जो भी वैल्यू आया वो आपका नेट प्रेजेंट, ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया, टैक्स माइनस करने के बाद आफ्टर टैक्स। फिर उसके अंदर में आप डेप्रिसिएशन को ऐड कर दीजिए। डेप्रिसिएशन जो हमने अभी कैलकुलेट किया, जिस तरह से मैंने यहाँ पे बताया, अब इसको याद कर लीजिएगा, आपको बहुत आसान लगेगा ये सब सॉल्व करना। 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया ना, तो एवरी ईयर ये कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज नहीं होगा डेप्रिसिएशन। अगर कोई और मेथड यूज करेंगे डेप्रिसिएशन में तो उस तरह से वो चेंज हो सकता है, बट यहाँ पे हमने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया है डेप्रिसिएशन को फाइंड करने के लिए। तो इनफ्लोज यहाँ पे आ चुके हैं। अब प्रेजेंट वैल्यू जिस तरह से मैंने बताया, जैसे 1 डिवाइडेड बाय 1.10 करेंगे तो ये वैल्यू आता है। फिर 0.90 को डिवाइड कर दीजिए 1.10 से, तो आपको 0.82 मिलेगा। इस तरह से आप 5 ईयर्स तक का कैलकुलेट कर लीजिए। फिर क्या कीजिएगा, 10,000 जो इनफ्लो आया उसको पीवीएफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो मिलेगा। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो जो भी मिला, आप अगर इन सब को ऐड करेंगे तो आपको
टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो मिलेगा। यानी कि टोटल 5 साल में जो भी आपको पैसे मिलने हैं वो मिलेंगे। उसमें से आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसको माइनस कर दो। अगर ये नेगेटिव आता है तो लॉजिकल सी बात है, मतलब आपको जो रिटर्न मिल रहा है और आपने जो पैसे खर्च किए हैं, अगर नेगेटिव आ रहा है यानी कि आपको मुनाफा नहीं है इस केस में। वैसे बाय द वे ये नेगेटिव ये नहीं बताता कि आपको लॉस हो रहा है। नेगेटिव ये बता रहा है कि आपने जितने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में आपका ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि उससे ये जो वैल्यू आपको रिटर्न में आ रहा है वो कम है। इसका इंडिकेशन यही है नेगेटिव का यहाँ पर। तो एनपीवी यहाँ पे -4640 आ रहा है, यानी कि आप ये प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे नहीं। ठीक है, ये प्रपोजल को रिजेक्ट कर देंगे कि एंड ऑफ द ईयर, 5th ईयर, आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, आपके पास बचेगा ही नहीं, उल्टा आपकी जेब से जाने वाला है इस इन्वेस्टमेंट में, तो आप इन्वेस्टमेंट को रिजेक्ट कर देंगे। ये एनपीवी के ग्राउंड पे हो गया। ठीक है। अब इसके अंदर में प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी है। बहुत सिंपल है, जो भी आपका इनफ्लो हुआ उसको डिवाइड कर दीजिए आउटफ्लो से। अगर ये ग्रेटर देन 1 आया, ये भी एक पैमाना है टू चेक कि क्या मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर ग्रेटर देन 1 आया तो इन्वेस्ट करेंगे, लेस देन 1 आया तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या होता है स्पष्ट रूप से, अगर ग्रेटर देन 1 आया तो यानी कि ग्रेटर देन 1 है, मतलब मान लीजिए कि अगर पिया है, यहाँ पर आपका आउटफ्लो ज्यादा है और इनफ्लो कम है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका पीआई कम होगा, यानी कि आपका आउटफ्लो ज्यादा है, मतलब आपके पैसे ज्यादा जा रहे हैं बट पैसे कम रिटर्न आ रहे हैं। तो ये तो फायदे का सौदा नहीं है ना। तो इसीलिए हम रिजेक्ट करेंगे, यानी कि ये 0.90 आ रहा है इसका वैल्यू, और इसीलिए हम ये प्रपोजल को रिजेक्ट करेंगे। अब आते हैं आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मुझे रेट ऑफ रिटर्न मेरा कितना होगा ये हम फाइंड करते हैं। तो दो पैमाने होते हैं, एक एनपीवी होता है, एक आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को फाइंड करने के फॉर्मूला है। आ, आप सबके लिए यहाँ पे हमने लिख दिया है फॉर्मूला। एलआर मतलब लोअर रेट, प्लस एनपीवी यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो हमने इधर कैलकुलेट किया ना, ये वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू अभी जो ऊपर कैलकुलेट किया है वो, ऑफ लोअर रेट, प्लस एनपीवी ऑफ लोअर रेट माइनस एनपीवी ऑफ हायर रेट इनटू एचआर माइनस एलआर। ठीक है। एलआर का मतलब है लोअर रेट, एचआर का मतलब है हायर रेट। अब ये है क्या, देखिए, आईआरआर को सॉल्व करने का एक प्रिंसिपल है कि जो भी एनपीवी होगा एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, तभी आप आईआरआर को कैलकुलेट कर सकते हो। अभी ऊपर एनपीवी आप देखेंगे, यहाँ पर वैल्यू है नेगेटिव, तो अभी आपको क्या कैलकुलेट करना है, पॉजिटिव एनपीवी कैलकुलेट करना। देखिए, इनफ्लो तक तो आपने कैलकुलेट कर लिया, तो ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा एन इनफ्लो लिखें। इनफ्लो लिखने के बाद उसके अंदर में आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि पॉजिटिव आने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड है। मैं आपको ना एक ट्रिक बताता हूँ इसके अंदर में कि किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि एनपीवी किस तरह से ही इसके अंदर में पॉजिटिव हो सकता है। तो यहाँ पर आप क्या करें, इनफ्लो जो है ना, देखिए, इनफ्लो को आपने मल्टीप्लाई किया 0.90 से, तो आपको 9090 आया, ये यानी कि 10% है। मान लीजिए कि 10 की जगह अगर मैंने 15% ले लिया, 15%, तो ये क्या होगा, 1/1.15, यानी कि वैल्यू आए 0.8695। इसको अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 0.8695 को 10,000 से, तो जो वैल्यू आया वो है 8695। तो ये 8695 90 से कम है या ज्यादा है, ये कम है। जब ये कम है तो हर चीज कम होगी यहाँ पे, जब ये हर चीज कम होगी तो मेरा जो वैल्यू आएगा वो 45 से कम होगा। जब ये वैल्यू 45 से कम होगा तो यानी कि मेरा जो नेगेटिव पहले था और ये नेगेटिव होगा, तो मुझे नेगेटिव वैल्यू तो नहीं चाहिए, यानी कि मैं ऊपर नहीं बढ़ूं, मैं 10 से 15 नहीं, मैं 10 से पीछे जाऊं। अगर मैं 5 लिया तो देखिए कितना वैल्यू आया, 52,000। तो 52,000 जब हुआ तो मेरा जो एनपीवी आया वो पॉजिटिव आया, यानी कि, और इसमें से लोअर रेट क्या है, लोअर है, 5% इज लोअर, 10% इज हायर।
तो 5% और 10% आप देख लीजिए, लोअर और हायर है। और उसीलिए मैंने लोअर 5% लिखा, हायर 10% लिखा। और सेम जिस तरह से आपने इसको सॉल्व किया है उसी प्रकार से आपको यहाँ पर सॉल्व करना है प्रॉब्लम को, और आपको आईआरआर फाइंड करना है। अच्छा, किसी के मन में क्वेश्चन होगा ये 10% आया कहाँ से? तो 10% ये क्वेश्चन में दिया गया था। क्वेश्चन में अमूमन आपको दिया जाएगा। क्वेश्चंस में कभी कभी अगर थ्री ऐसे परसेंटेजेस दिए रहेंगे तो आप पहले परसेंटेज पे ट्राई कीजिए। जो प्रपोजल एक्सेप्ट यानी कि पॉजिटिव आना चाहिए, जिस प्रपोजल पे पॉजिटिव आता है वो प्रपोजल एक्सेप्टेड है। जिस एनपीवी पे आपका ये पीवीएफ पे एनपीवी नेगेटिव आता है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर मल्टीपल्स दिए हैं, सिंस इस केस में सिर्फ 10% ही दिया था तो मैंने 10% लिख दिया यहाँ पे। ठीक है। और इसको फिर एलआर पता है मुझे, 5% है। एलआर क्या है? 5% है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5% यहाँ पे है। और फिर इसके अंदर में एच आर, अच्छा, एनपीवी ऑफ एलआर ये था। एनपीवी ऑफ माफ कीजिएगा, एनपीवी ऑफ एलआर यहाँ पर है। हाँ, हम एनपीवी ऑफ एलआर ये 5% है और ये 10% का सॉल्यूशन है, तो एनपीवी ऑफ एलआर ये है। फिर एनपीवी ऑफ एलआर वापस से हम नीचे लिखेंगे इसको। फिर एनपीवी ऑफ एचआर, जो माइनस का वैल्यू आया है नीचे यहाँ पे लिखेंगे। और एचआर माइनस एलआर है, तो एचआर तो हमारे पास ये है और एलआर ये है। तो आप सब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें और सॉल्व करें। बस एक डिस्क्लेमर है कि इसके अंदर में 5% को आप 5/100 या 5% ना ले, सिर्फ और सिर्फ 5 ले। मैं एक बार वापस रिपीट करता हूं कि आप इसके अंदर में परसेंटेज ना लें, आप सिर्फ 5 वैल्यू लें। यहां तक आप सॉल्व कर देंगे। अगर आईआरआर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, से ज्यादा रहा तो आप प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है? देखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये जो है, ये बताता है कि आपका रेट ऑफ रिटर्न कितना, मतलब आपने कोई लोन लिया है तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, मतलब कितने इंटरेस्ट आपको पे करने पड़ेंगे। मान लीजिए कि आपने इस प्रोजेक्ट के लिए कोई लोन लिया होगा, तो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट रेट लेट से 12% है, और आपका जो आईआरआर आया है वो है 6.70। तो मतलब आपको इस प्रोजेक्ट से जो रिटर्न मिलने वाले हैं वो 6% है, लगभग 6.5 से ज्यादा है। और जो आपको बैंक को इंटरेस्ट पे करना है वो 12% है। तो ये मुनाफे का तो सौदा बिल्कुल नहीं है। कोई बेवकूफी होगा जो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा जहां पर आपको 6% मिल रहा है और आपको बैंक को देना पड़ रहा है 12%। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सिंस इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं दिया है तो मैं नहीं लिखूंगा कि वेदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट। बट आप एज्यूम करना है, एज्यूम कर सकते हैं कि लेट्स से कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, क्योंकि नॉर्मली अमूमन एफडी के अगर मान लीजिए कि 12% है कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका, तो ये 6% है, यानी कि यू विल रिजेक्ट द प्रपोजल। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कभी भी लेने हो तो आप ये प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन जिस तरह से हमने सॉल्व किए हैं आप सॉल्व कीजिए, और इसके जो भी रिजल्ट आएंगे उसमें से आप देखिए कि क्या आपको वो इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। इसके कुछ दो प्रॉब्लम्स और करते हैं, बट प्रॉब्लम्स को मैं डिटेल में नहीं करूंगा क्योंकि बाकी सब स्टेप्स सेम है। थोड़े से कुछ ट्रिकी हो सकते हैं तो मैं उस पर ज्यादा अपना ध्यान केंद्रित करूंगा और आप सबको बताऊंगा। देखिए, यहाँ पर इस प्रॉब्लम में क्या दिया गया है? ए कंपनी इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल ऑफ इंस्टॉलिंग अ ड्राइंग इक्विपमेंट। द इक्विपमेंट वुड इन्वॉल्व अ कैश आउटले ऑफ ₹6 लाख। यानी कि कैश आउटले का मतलब क्या होता है कि कोई भी अमाउंट जो आप किसी एक्टिविटी, किसी इक्विपमेंट, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, वो हो गया 6 लाख रुपए। और उसका जो वर्किंग कैपिटल है वो है 80, यानी कि 8 लाख रुपीज। द एक्सपेक्टेड, माफ कीजिएगा, ये 80,000 है वर्किंग कैपिटल। द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ अ प्रोजेक्ट इज 5 years फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस। द एस्टिमेटेड बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, यानी कि ये इनफ्लो नहीं है, गलती से आप इनफ्लो मत लिख देना ऐसे। यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए, ऊपर क्या लिखा गया है? द एस्टिमेटेड बिफोर डेप्रिसिएशन एंड द टैक्स कैश फ्लो आर गिवन बिलो, ईयर 1 2 3 4 5।
और उसके इनफ्लोज दिए गए हैं। द अप्लीकेबल income tax rate to the company is 35%. Income tax 35% है if the company opportunity cost of capital is 12%. Calculate the payback period, discounted payback period, net present value, internal rate of return. और यहाँ पर देखिए तीन फैक्टर्स दिए हैं। आप जैसे कि मैंने बताया था, आप देख लीजिए कि जहां पर एनपीवी आपका पॉजिटिव आ रहा है उस पीवीएफ को आपको लेना है, और वही पीवीएफ आपका यूज करना है ताकि आपको एनपीवी पॉजिटिव आए। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने जिस तरह से बॉक्स को हाईलाइट किया है मतलब वही चेंज है, बाकी सब चीज जो हमने प्रीवियस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया उसी प्रकार से है। यहाँ पर जीरो ईयर आउटफ्लो में क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी आपका कैश आउटले था, जितना भी एक्सपेंडिचर है वो है 6 लाख रुपीज। और फिर वर्किंग कैपिटल है आपका 80,000 रुपीज। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6,80,000। वही प्रीवियस केस में 50,000 जो वैल्यू था वो क्या था, आपका 50,000 था इन्वेस्टमेंट, आपको डायरेक्ट दिया गया था। यहाँ पे आपको दो चीजें दी गई हैं, आपको बस ऐड करना। अच्छा, फिफ्थ ईयर इनफ्लो आप कभी भी याद रखें, जब बिजनेस मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट या बिजनेस में स्टार्ट होता है तो वो होता है आउटफ्लो, मतलब पैसे बाहर जाते हैं। और जब वो इन्वेस्टमेंट का लास्ट ईयर होता है तो वो इनफ्लो होता है, जो भी पैसे बचे वो इनफ्लो होगा। तो यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल है, सी एक्सपेंडिचर तो आप एक ही टाइम करेंगे ना, बट आउटफ्लो में क्या ये इनफ्लो में क्या होगा, आपके पास बचेगा वर्किंग कैपिटल। इस केस में सिर्फ बचेगा वर्किंग कैपिटल, और वो है 80,000 रुपीज। तो फिफ्थ ईयर का जो इनफ्लो है वो है 80,000 रुपीज। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ गया होगा। फिर कुछ नहीं, आपने डेप्रिसिएशन जिस तरह से कैलकुलेट करना है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट। स्क्रैप वैल्यू क्योंकि दिया नहीं है तो हम जीरो एज्यूम करेंगे इस केस में। और बाकी यहाँ पर जो भी स्टेप्स हमने पहले बताए वो 1 2 3 4 आप लिख लीजिए। गलती से इनफ्लो डायरेक्ट जिस तरह ये इनफ्लो है तो यहाँ पर इस स्टेप में मत आए, बिकॉज इसके ऊपर आपको दिया गया द एस्टिमेटेड बिफोर डेप्रिसिएशन एंड द टैक्स इनफ्लो आर गिवन बिलो। ठीक है, यानी कि ये प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया गया है, फिर डेप्रिसिएशन माइनस कीजिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। टैक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1,20,000 से 35% क्या होता है यहाँ पे 42,000 होता है। एनपीएटी आएगा, दोनों को माइनस करके फिर डेप्रिसिएशन और जो भी आया ये इनफ्लो आया। पीवीएफ चूंकि यहाँ पे दिया गया है तो आपको वापस से कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो बॉक्स से हाईलाइट किया है ना, देखो फिफ्थ ईयर क्या होगा ना, फिफ्थ ईयर तो हो रहा है पर फिफ्थ ईयर में आपका इनफ्लो भी कैलकुलेट होगा यहाँ पे वर्किंग कैपिटल इस केस में। उस केस में क्योंकि आपका सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर था, इस केस में आपके वर्किंग कैपिटल दिए गए हैं तो आप डायरेक्टली इसको इनफ्लो, यहाँ पर कोई टैक्स या कुछ डेप्रिसिएशन माइनस करने की जरूरत नहीं है। ये वर्किंग कैपिटल है तो आप डायरेक्टली इनफ्लो में लिख दीजिए इसको। इनफ्लो आपका 80,000 हो गया। पीवीएफ आप जो फिफ्थ ईयर का लेके वही लेना, सिक्स्थ ईयर नहीं लेना, फिफ्थ ईयर लेना याद से, क्योंकि वो फिफ्थ ईयर में आपका फिफ्थ ईयर तक ही है ये। फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दो और इन सब को ऐड करेंगे तो कितना वैल्यू होता है, 709,109। वही हमने यहाँ पर लिख दिया गया है। फिर आउटफ्लो आपको पता है 6,80,000 माइनस कीजिए, पॉजिटिव आए। बढ़िया है, पॉजिटिव आए यानी कि हम एक्स प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि 12% को एक्सेप्ट करेंगे। 15%, 14%, 15% सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है उस पर। ठीक है, यहीं पे एक्सेप्टेंस हो गया है हमारा। फिर उसके बाद पीआई, जिस पीआई क्या होता है, इनफ्लो अपॉन आउटफ्लो होता है प्रेजेंट वैल्यू का। फिर पीआई ग्रेटर देन 1 है तो एक्सेप्ट कर लो। आईआरआर जिस तरह से मैंने बताया, यहाँ पे यहाँ पे देखो एनपीवी पॉजिटिव आया तो आईआरआर में अभी एनपीवी नेगेटिव चाहिए। तो जिस तरह से मैंने बताया, क्या ऊपर जाने के बाद नेगेटिव आ सकता है या नीचे जाने के बाद नेगेटिव आ सकता है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। और फिर एनपीवी जैसे ही नेगेटिव आता है आप इसको सब्सटीट्यूट कर लीजिए फॉर्मूला में, और पता लग जाएगा आपको आईआरआर क्या है। तो 13% है। 13% कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं दिया गया है, हाँ दिया है, 12% है। और आपको आ रहा है 13%। ठीक है, आईआरआर 13% है, 12% है, तो ठीक है, ये आप प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज आपका आईआरआर कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो 12% दिया गया है ना, यहाँ पे देखिए द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 12%, इसीलिए आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। फिर पे बैक पीरियड जिस तरह से हमने पिछले सम को सॉल्व किया उसी तरह से सॉल्व करना है। आप सॉल्व कीजिए, यहाँ तक है। और जिस तरह से मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज बताए गए हैं,
तो आपको ये आएगा 2 years एंड 287 days में आपको पे बैक, मतलब आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया उतने इन्वेस्टमेंट्स आपको रिटर्न मिल जाएंगे। ठीक है, इतने दिनों में इस प्रोजेक्ट इस मशीन को इंस्टॉल करने से। तो इस प्रकार से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। एक लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं, बस जो चीजें हाईलाइट की हैं वो ऐड है इसके अंदर में। देखिए, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू दिया है, तो डेप्रिसिएशन में आप माइनस कर देंगे। इसके अंदर में दो मशीन्स दिए गई हैं, यानी कि दोनों मशीन्स अभी हमें सेलेक्ट करना है कि दोनों मशीन्स का आईआरआर क्या होगा, एनपीवी क्या होगा, और फिर इसके बाद हमें पता लगाना है कि कौन से मशीन्स को सेलेक्ट करना है। तो फिर इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो प्रपोजल एक्सेप्ट होगा उसको आप लेंगे मशीन को, जो प्रपोजल रिजेक्ट होगा आप नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एस्टिमेटेड है, तो डेप्रिसिएशन में माइनस हो जाएगा। डेप्रिसिएशन में देखिए, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू चूंकि दिया है, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। हाँ, अच्छा, इस केस में फिफ्थ ईयर इनफ्लो दिया गया है, फिफ्थ ईयर का इनफ्लो दिया है। तो इस केस में देखिए 0 year आउटफ्लो क्या है, इन्वेस्टमेंट कितना था इस केस में, इन्वेस्टमेंट था आपका मशीन का 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए और आपका वर्किंग कैपिटल 1 लाख रुपया दिया है, तो दोनों को ऐड कर लीजिएगा, आपको आएगा ये टोटल, मतलब 0 year आउटफ्लो होगा। ठीक है, और यहाँ पर फिफ्थ ईयर इनफ्लो क्या है, फिफ्थ ईयर में जो भी वर्किंग कैपिटल है। अच्छा, यहाँ पे एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू को ऐड किया है। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप इसे मिस कर देंगे। आपको लगेगा कि एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू नहीं लेना है, तो आप इसको ले लीजिए और ऐड कर लीजिए मशीन वन में, तो आपको मिलेगा टोटल मशीन वन का इनफ्लो। और ये जो भी इनफ्लो मिलेगा आप यहाँ पर लिख लीजिए, तो आपको एनपीवी मिलेगा। तो पहले आप एनपीवी मशीन वन का फाइंड कर लीजिए, फिर उसका आईआरआर फाइंड कर लीजिए। उसी मेथड से आप एनपीवी एनपीवी फाइंड कर लीजिए, यानी कि आपको प्रॉफिट बिफोर तो टैक्स दिया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया गया है इस टेबल में। यानी कि कैसे, अच्छा, जैसे यहाँ पे दिया नहीं है, तो आप क्या लेंगे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सी प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे कांस्टेंट है, 6,25,000 है। और सेकंड केस में भी वही है, देखिए 6,25,000 आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। एनुअल बिफोर टैक्स यहाँ पे एनुअल इनकम दिया है आपको, एवरी ईयर चेंज नहीं हो रहा है, तो कांस्टेंट रखिए इसको। ठीक है, और यहाँ पे 8,75,000 है, तो 8,75,000 लीजिए, लिखिए। और आपको मशीन वन का मिला, मशीन वन का आपको ये मिला, एनपीवी पॉजिटिव है, तो आप एक्सेप्ट करेंगे। और आईआरआर 26.09 है, जो 12% आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है क्वेश्चन में, देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हाँ, 12% आपको, द कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है। तो इस प्रकार से आप इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे। वही मशीन टू को भी सॉल्व कीजिएगा, मशीन टू का सॉल्व करने के बाद आपको एनपीवी पॉजिटिव आता है और ये भी पॉजिटिव आता है, तो इसको भी आप एक्सेप्ट करेंगे, मशीन टू को भी। ठीक है, और ऐसे केस में ना, कभी भी मान लीजिए कि आपको अगर चूज करना हो मशीन ए और मशीन बी को, मतलब अगर आपको दोनों इंस्टॉल करना है तो दोनों इंस्टॉल कर सकते हैं, आपके पास कैपिटल है, आपके पास कैपिटल की कंस्ट्रेन है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे कि मान लीजिए कि मशीन ए, जैसे कि यहाँ पर वैल्यू आया है आईआरआर, मैं आईआरआर लिख देता हूँ, आईआरआर आपका आया है इतना मशीन वन के लिए, और यहाँ पर मशीन टू है। और इसका जो एनपीवी है, एनपीवी आया है मशीन वन का इतना, और मशीन टू का हमारा आईआरआर है 29%, और मशीन टू का एनपीवी है 6,95,000। देखिए, यहाँ पर स्पष्ट रूप से जिसमें आपको ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, आप वो एक्सेप्ट करेंगे। इन केस इस केस पे तो अब स्पष्ट है कि अगर आपके पास आप दोनों मशीन्स को इंस्टॉल करना है और आपके पास बजट के कंस्ट्रेंट्स हैं, तो आप मशीन टू को इंस्टॉल कर लीजिएगा। और यहाँ पर 29.02 अच्छा रिटर्न है, इंटरेस्ट आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और नेट प्रेजेंट वैल्यू भी उसका ज्यादा है, 6,67,000। अब पॉजिटिव है, तो आप इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे। पर अगर कभी मान लीजिए, मैं ट्विस्ट कर रहा हूँ, लेट से कि इसमें 25% मेरा आईआरआर आया, पर वही मेरा एनपीवी इसमें ज्यादा है। तो इस केस में क्या करेंगे, क्योंकि इसका आईआरआर अच्छा है पर इसका एनपीवी कम है, और इसका
आईआरआर अच्छा नहीं है बट एनवीबी अच्छा है, तो ऐसे केस में आप वेल्थ को देखेंगे कि आपका वेल्थ कहाँ पे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि इन दोनों का मैं जब डिफरेंस लूंगा तो मुझे मशीन टू करने पे इतना मुनाफा होगा, 2,74,000, तो मैं मशीन टू को सिलेक्ट करूंगा। तो ऐसे केस में आप ध्यान रखिएगा जब भी आपको क्वेश्चंस में इस प्रकार का एनालिसिस करने के लिए बोला कि किस इन्वेस्टमेंट में को एक्सेप्ट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, और आपके पास बजट कंस्ट्रेंट है तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि कैपिटल बजटिंग के इस प्रॉब्लम को आपने अच्छे से देखा, सुना, और आपको समझा है ये सब टॉपिक। और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन पे या मुझे संपर्क कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया। बाकी के टॉपिक्स जल्दी ही आएंगे। आप सबसे जल्द ही मुलाकात करूंगा। और एक बात मेरा याद रखना कि मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, आपके सोचने से, करने से, आपके मेहनत से बहुत कुछ होगा। धन्यवाद।